हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू द नॉलेज पॉइंट। स्टूडेंट्स, हम अपनी इन वीडियोस में पढ़ रहे हैं क्लास +2 का चैप्टर इन केमिस्ट्री हैलोकेन्स एंड हैलोजेन्स। और स्टूडेंट्स, हम अपनी कंटिन्यूस वीडियोस में पढ़ रहे थे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलोकेन्स, जो हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया था। और आज हमने करना है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलोजेन्स। उससे पहले मैंने इनका जनरल इंट्रोडक्शन दूंगी कि हैलोजेन्स क्या होते हैं। वैसे हमने इसे स्टार्टिंग में पढ़ लिया था, थोड़ा सा हम इसे वहाँ से स्टार्ट करेंगे और इनके मेथड प्रिपरेशन से कंटिन्यू करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम एरोमेटिक हैलोजन कंपाउंड्स। स्टूडेंट्स, एरोमेटिक हैलोजन कंपाउंड्स क्या होते हैं? यानी कि जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से मिलकर बनते हैं, जिसके अंदर आप अपने हैलोजन एटम को एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के साथ ऐड कर देते हो, कंबाइन कर देते हो और एरोमेटिक हैलोजन कंपाउंड बना देते हो। जैसे ये देखिए, अब हम क्या लेंगे, हमने एक एरोमेटिक रिंग ले ली, यानी कि बेंजीन का एग्जांपल ले लीजिए। और बेंजीन के साथ यहाँ क्या लगा होता है? H। और मैंने इस H को यहाँ से रिमूव करवा के यहाँ लिख दीजिए -H और +X कर दिया। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? आपके पास हेलोजन बन जाएगा। ठीक है, ये इसका एग्जांपल हो गया आपके पास एरोमेटिक हैलोजन कंपाउंड्स का। अब इनकी करेंगे टाइप्स। जो एरोमेटिक हैलोजन कंपाउंड्स हैं, दो तरह के होते हैं। एक होता है न्यूक्लियर हैलोजन डेरिवेटिव्स और दूसरा होगा साइड चेन हैलोजन डेरिवेटिव्स। ठीक है, यानी कि ये नाम से पता चल रहा है, बहुत आसान है। न्यूक्लियर हैलोजन डेरिवेटिव्स कौन से होंगे? जब आप अपनी एरोमेटिक रिंग लेकर चलते हो और एरोमेटिक रिंग का एक हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करवा कर डायरेक्ट उसके साथ बेंजीन रिंग के साथ अपना कोई भी हैलोजन कंपाउंड हैलोजन एटम लगा देते हो। जैसे मैंने एक्स आप Cl लगा सकते हो, Br लगा सकते हो, F लगा लो, I लगा लो, कोई भी अगर आप अपना हैलोजन एटम सब्स्टिट्यूट करवा रहे हो बाय रिप्लेसिंग दी H from the benzene ring, we get nuclear halogen derivatives। और इन्हीं को हम क्या बोलते हो? aryl halides। क्या बोलते हो? aryl halides। aryl halides are the halogen derivatives of aromatic hydrocarbons in which our halogen atom is directly attached to our aromatic ring। इन्हें aryl halides बोलते हैं। यहाँ पर aryl क्या होता है? फिनाइल सब्स्टिट्यूटेड होता है, यानी कि फिनाइल को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि यहाँ पर हमने एक H को रिप्लेस करके यहाँ पर X लगाया, वैसे फिनाइल ग्रुप बोलेंगे। और इसी यहाँ इसका जनरल फॉर्मूला होता है ARX, aryl halides। और जो दूसरी टाइप्स है, पहले इसके एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे ये देखिए aryl halides से, उसको करने से पहले यहाँ पर मैंने क्या लगा दिया? क्लोरीन लगा दिया, ये क्लोरोबेंजीन हो गया। अगर मैं ब्रोमीन लगा दूंगी तो क्या हो जाएगा? ब्रोमोबेंजीन हो जाएगा। फ्लोरीन लगा दूंगी तो क्या हो जाएगा? फ्लोरोबेंजीन हो जाएगा। अगर मैंने यहाँ पर मान लो CH3 लगा दिया, ठीक है, और यहाँ पर आप इस तरह से लगा दीजिए ब्रोमीन, तो क्या बन जाएगा? पैरा ब्रोमोटोलियम। ठीक है, फ्लोरीन लगा दोगे पैरा फ्लोरोटोलियम। अगर यहाँ लगा देते ऑर्थोफ्लोरोटोलियम। कुछ भी जहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे उसके अकॉर्डिंग आपका कंपाउंड बन जाएगा, एरोमेटिक हैलोजन कंपाउंड्स बन जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बात करेंगे साइड चेन की। साइड चेन हैलोजन डेरिवेटिव्स कौन से होते हैं? साइड चेन हैलोजन डेरिवेटिव्स वो हैलोजन कंपाउंड्स जिसके अंदर आप अपने हैलोजन एटम को बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट नहीं करते, बल्कि बेंजीन, एरिन, कोई भी अराइल ग्रुप लगा हुआ है, उसके साथ जो कार्बन कंपाउंड लगा हुआ है उसके साथ अगर आपका कोई हैलोजन एटम जुड़ा हुआ है, उसके आप क्या बोलते हो? साइड चेन। क्योंकि साइड चेन में लगा हुआ है हैलोजन एटम, इसलिए साइड चेन हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स बोलोगे। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे मैंने यहाँ लगा दिया, ठीक है, तो ये बन जाएगा बेंजाइल क्लोराइड। ठीक है, अगर मैं एक H रिमूव कर दूं, यहाँ एक और Cl लगा दूं, तो बन जाएगा बेंजल डाइक्लोराइड। ठीक है, तो इस तरह से इनकी सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी। ठीक है, अगर मैं 3 लगा दूं तो बन जाएगा बेंजो ट्राइक्लोराइड। तो उसके अकॉर्डिंग उनका नेमिंग हो जाएगा। मैं कॉमन नेम बता रही हूँ, यानी कि एरोमेटिक हैलोजन कंपाउंड्स के दो टाइप्स हो गए, जिनमें से एक होता है न्यूक्लियर हैलोजन डेरिवेटिव्स और दूसरा होता है साइड चेन हैलोजन डेरिवेटिव्स। न्यूक्लियर हैलोजन डेरिवेटिव्स वो होती हैं जिसके अंदर आपका हैलोजन एटम एरोमेटिक रिंग के साथ डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट होता है, और जो साइड चेन हैलोजन डेरिवेटिव्स है एरोमेटिक रिंग के साथ हैलोजन एटम डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट ना होकर उस कार्बन के साथ लगा हुआ, जिसका अगला जो मेंबर है, अगला जो सब्स्टिट्यूशन है वो एराइल ग्रुप है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे देखिए स्टूडेंट्स, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलोजेन्स। तो हम सबसे पहले करेंगे फ्रॉम हाइड्रोकार्बन से।
एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स ले लीजिए, हाँ मैंने हाइड्रोकार्बन्स लिखा हुआ है, आप लिख लो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, न्यूक्लियर हेलोजिनेशन, कौन सा मेथड यूज करोगे आप? न्यूक्लियर हेलोजिनेशन, यानी यहाँ कुछ लिखा हुआ है इसी के बारे में, क्लोरोरिन्स या अराइल क्लोराइड्स बोलो या ब्रोमोरिन्स, अराइल ब्रोमाइड्स। इसी तरह से आयोडाइड का भी बताऊंगी, अराइल आयोडाइड कैसे बनाना है, यहाँ मैंने दो के बारे में लिखा हुआ है, क्लोरोरिन्स यानी अराइल क्लोराइड्स या ब्रोमोरिन्स और अराइल ब्रोमाइड्स कैन बी इजिली प्रिपेयर्ड बाय डायरेक्ट हेलोजिनेशन मेथड। कौन सा मेथड यूज करोगे? बाय डायरेक्ट हेलोजिनेशन मेथड, इसे न्यूक्लियर हेलोजिनेशन मेथड भी बोलते हैं। हाँ, अब आप ये रिएक्शन कैसे करवाएंगे, इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, इसके एग्जांपल आप देख लीजिए। जैसे मैंने ले लिया एक बेंजीन रिंग ले ली, बेंजीन रिंग ले ली और इसके अंदर आप डाल दीजिए क्लोरीन या ब्रोमीन, कुछ भी डाल दीजिए। ठीक है, और प्रेजेंस में करवाना है, आपने क्या लेना है? अनहाइड्रस FeCl3 या अनहाइड्रस AlCl3। ठीक है, लिखा हुआ है अनहाइड्रस की फॉर्म में लेना है, एल्यूमिनियम हैलाइड्स ले सकते हो, AlCl3 या FeCl3 या FeCl2 कुछ भी ले सकते हो आप। ठीक है, और ये कैसे यूज होगा? एज अ कैटलिस्ट यूज होगा, ये मैं आपको बताऊंगी। और ये कंडीशन क्या लेनी है? 310 to 320 केल्विन टेम्परेचर की, यानी रूम टेम्परेचर मान लीजिए, क्या मैं लिख देती हूँ, रूम टेम्परेचर की कंडीशन आप ले रहे हो, आपको इसमें हीट करने की जरूरत नहीं है। ये भी मैं बताऊंगी क्यों नहीं है। तो आपके पास क्या बन जाएगा? आपके पास डायरेक्ट क्लोरीनेशन हो जाएगी, यानी कि क्लोरीन एटम आपका बेंजीन पर अटैच हो जाएगा और आपके पास HCl निकल जाएगा। यानी कि क्या हो रहा है, यहाँ पे बेंजीन के साथ एक H लगा हुआ था, ये क्लोरीन आया, इस क्लोरीन ने हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करवा दिया और खुद आके अटैच हो गया, तो क्या बन गया? क्लोरोबेंजीन, और क्या बन गया? HCl। अब आप कहोगे कि ये रिएक्शन कैसे हुई, इसका मैकेनिज्म हम भी करेंगे। इस रिएक्शन को करवाने के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट कंडीशंस है वो आपको बता देती हूँ। जब ये रिएक्शन करवानी है लो टेम्परेचर पर करवानी है, क्योंकि इसका जो मैकेनिज्म है वो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्योंकि हम जानते हो हमारी बेंजीन कैसे मैकेनिज्म 90% केस में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करती है। इसलिए जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है उसे करवाने के लिए हम ज़्यादातर जो टेम्परेचर ज़्यादा इसलिए रहते हैं क्योंकि हमें फ्री रेडिकल मैकेनिज्म करवाना हो। ठीक है, तो इसे ज़्यादा टेम्परेचर देने की जरूरत नहीं है और इसलिए रूम टेम्परेचर पर आप इसे करवा सकते हो। सेकंड क्या है? एब्सेंस ऑफ सनलाइट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये रिएक्शन जब भी करवानी है आपको सनलाइट की प्रेजेंस में नहीं करवानी है, सनलाइट नहीं होनी चाहिए। अब आपको क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि आप जानते हो जब भी आप क्लोरीन लेकर जाते हो और सनलाइट की प्रेजेंस में क्या हो जाता है? फ्री रेडिकल बन जाता है और ये जो फ्री रेडिकल्स है आपके जाएंगे बेंजीन के पास। लेकिन आप जानते हो बेंजीन कैसी है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करती है। आप जानते हो हमारी जो बेंजीन है यहाँ पर डबल बॉन्डेड है, यहाँ पर जो कार्बन एटम बेंजीन का वो डबल बॉन्डेड है। डबल बॉन्डेड होने की वजह से इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp2 होगी। अगर यहाँ पर sp2 है तो आप जानते हो sp2 कार्बन sp3 कार्बन के कंपैरिजन में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से ये हाइड्रोजन से अपने इलेक्ट्रॉन इजीली अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और ये नेगेटिव चार्ज कैरी करना पसंद करेगा। इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल इजीली आके अटैक कर सकता है। इसलिए बेंजीन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करती है, ना कि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म वाली। तो फ्री रेडिकल के पास कोई चार्ज ना होने की वजह से इजीली यहाँ पर अटैक नहीं कर पाएगा, इसलिए आगे रिएक्शन बहुत मुश्किल से होगी या होगी ही नहीं, वो बात है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने अगर आप सनलाइट लोगे तो दिक्कत आएगी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं हो पाएगी और फिर रेडिकल अटैक नहीं कर पाएगा, इसलिए हमें सनलाइट नहीं लेनी है। तो ये लिखा हुआ है एब्सेंस ऑफ सनलाइट। तीसरा क्या है? आपने ये लेना है एनहाइड्रस फेरिक हैलाइड्स लेने हैं या फिर एल्यूमिनियम हैलाइड्स आप ले सकते हो, अनहाइड्रस लेने हैं ये भी। और इम्पोर्टेंट बात, इन्हें आप हैलोजन कैरियर्स बोलते हो। ये हैलोजन कैरियर्स क्यों है? क्योंकि ये इस क्लोरीन या ब्रोमीन को या कोई भी हैलोजन है उसको इस एरोमेटिक रिंग के पास ले जाने में हेल्प करते हैं, कैरी करते हैं, इसीलिए इन्हें हैलोजन कैरियर्स बोला जाता है। अब मैं मैकेनिज्म में बताऊंगी कैसे कैरियर करते हैं, इस क्यों इन्हें हैलोजन कैरियर बोला जाता है। और चौथा बात है, इसे क्या बोलोगे? कैटलिस्ट की तरह यूज हो रहा है। ये हैलोजन कैरियर तो है ही, साथ ही साथ कैटलिस्ट की तरह यूज हो रहा है, क्योंकि आप इसे जब इसका मैकेनिज्म करोगे तो यू विल सी दैट कि ये एज कंज्यूम नहीं होगा ड्यूरिंग द रिएक्शन। हमें फाइनल प्रोडक्ट में हमें बिल्कुल साथ में एज इट इज मिल जाएगा। ये वाला कंपाउंड है जो हम लेके चल रहे हैं हैलोजन कैरियर की फॉर्म में, तो ये कंजप्शन इसकी नहीं होगी, ओनली विल पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन एंड नॉट विल बी कंज्यूम। सो इसलिए हम इसे यूज एज अ कैटलिस्ट यूज करें। ये कैटलिस्ट की डेफिनेशन होती है जो खुद कंज्यूम हुए बिना रिएक्शन को करवाने में उसकी हेल्प करे। ये एज अ कैटलिस्ट यूज हो रहा है। तो यानी कि हमने चार बातें ध्यान रखनी है: लो टेम्परेचर, एब्सेंस ऑफ सनलाइट,
अनहाइड्रस, ये दोनों कंपाउंड इनमें से कोई एक ले सकते हो और इन्हें हैलोजन कैरियर बोलते हो और ये कैटलिस्ट की तरह यूज होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया हो तो हम इसका करेंगे मैकेनिज्म। पहले आप यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो स्टूडेंट्स, आपके सामने ये रिएक्शन लिखी हुई है, इसका एक और एग्जांपल मैं आपके सामने लिख देती हूँ। जैसे मैंने ले ली बेंजीन रिंग और इसके साथ यहाँ H लगा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर मैंने डाल दी इसके अंदर ब्रोमीन, ठीक है, और ये सेम चीज़ मैं यहाँ डाल सकती हूँ और ये टेम्परेचर ले लेंगे और आपके पास बन जाएगा ब्रोमोबेंजीन। अब आप इसका करेंगे मैकेनिज्म। अभी मैंने आपको बताया था हम कौन सा मैकेनिज्म यूज़ करोगे, हम यूज़ करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वाला मैकेनिज्म, यानी कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होने वाली है। लेट अस स्टार्ट द मैकेनिज्म। मैकेनिज्म क्या है, मैकेनिज्म क्या कहता है स्टूडेंट्स कि पहले हम क्या लेके चले थे, ये लेके चले थे, ठीक है, और ये क्या काम करेगा, जैसे मैंने ले लिया AlCl3 और यहाँ पर मैं लेती हूँ मेरा ब्रोमीन या क्लोरीन ले लीजिए, क्लोरीन ले लीजिए Cl2, ठीक है, और Cl2 को मैंने इस तरह से लिख लिया। अब ये कौन है, ये अनहाइड्रस है, ल्यूस एसिड होता है। ल्यूस एसिड कैसे होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। कैसे होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, यानी इनके पास भर भर के इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। भर भर के इलेक्ट्रॉन नहीं होते, भर भर के इलेक्ट्रॉन की कमी होती है और ये किसी से भी इलेक्ट्रॉन लेने के लिए तैयार रहते हैं, तो ये इसके पास जाएंगे, उसे करवा देंगे इसका पोलराइजेशन। इसके पोलराइजेशन की वजह से इस क्लोरीन पर आ जाएगा डेल पॉजिटिव चार्ज और इस पर आ जाएगा डेल नेगेटिव चार्ज। इसे मैं मिटा देती हूँ, ठीक है, इसीलिए इसका पोलराइजेशन करवाया। कुछ इस तरह से आपके पास इंटरमीडिएट लगा दीजिए या कंडीशन बन जाएगी जो बहुत ही अनस्टेबल होगा। यहाँ पर ये पॉजिटिव और यहाँ पर ये क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन लेगा इसके साथ कंबाइन होने के लिए। मैं आपको इसकी ट्रांजिशन यानी कि टूटते हुए की स्टेट बना के दिखाती हूँ। इस तरह से होगा डेल नेगेटिव और यहाँ है AlCl3, ठीक है, और जैसे जैसे ये बॉन्ड टूटता जाएगा यहाँ से निकलेगा एक क्लोरीन पॉजिटिव। ये क्या होगा, हमारा क्लोरीनियम आयन। क्या होगा, क्लोरीनियम आयन, और बन जाएगा AlCl4 नेगेटिव। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा फर्स्ट स्टेप, मेन स्टेप, जिसमें यहाँ पर इसने इसे इस तरह से क्लोरीनियम यानी इलेक्ट्रोफाइल फॉर्म में बना दिया। इस स्टेप को क्या बोलते हो, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि इसके अंदर क्या बन रहा है, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो रहा है AlCl3 की वजह से। तो यहाँ पर क्या बनना है, इलेक्ट्रोफाइल, तो बोलेंगे जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल वाला स्टेप। अब क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल, ये वाला जो इलेक्ट्रोफाइल है मैं यहाँ इस स्टेट में लिख लेती हूँ, ठीक है। कई बार यहाँ आप ऐसे लिख सकते हो कि डायरेक्ट ये जा रहा है, यहाँ से निकल रहा है और ये जाके इसके ऊपर अटैक कर रहा है, कैसे मर्जी लिख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ही क्लोरीनियम आयन निकल जाएगा, अब यहाँ पर आप जानते हो बेंजीन कैसी है, प्लेनर होती है इस, ठीक है, तो प्लेनर होने की वजह से यानी कि इसके पाई इलेक्ट्रॉन्स ऊपर और नीचे डीलोकलाइज होते रहते हैं और ये यहाँ पर भी जा सकते हैं और यहाँ पर, मान लीजिए इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए, जब ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा तो उस पर कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव, और यहाँ पर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। और यानी कि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होने की वजह से इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर क्या कर देगा, इलेक्ट्रोफाइल इजीली यहाँ पर अटैच हो सकेगा। तो यानी कि क्या होगा, यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर आपका एक क्लोरीन ऐड हो जाएगा और यहाँ पर एक H जो सब्स्टिट्यूट था वो मैंने आपको लिख के दिखाया है, तो ये चीज़ बन जाएगी। और इसे बोलोगे सिग्मा कॉम्प्लेक्स भी बोलते हो, और इसे कौन स्टेबलाइज करेगा, रेजोनेंस, इसीलिए रेजोनेंस हाइब्रिड भी बोलते हो, उसकी रेजोनेंस मैं भी आपको करके दिखाती हूँ। और ठीक है, इसे एरिनियम आयन भी बोलते हो, ठीक है। अभी ये कैसे स्टेबलाइज होगा, इसकी रेजोनेंस देखिए, वैसे रेजोनेंस वाला टॉपिक है, हम +1 में करते हैं अच्छे से। तो यहाँ पर ये कैसे स्टेबलाइज होगा, इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर देखिए, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से एक स्ट्रक्चर बनेगी। जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे तो ये वाला बॉन्ड यहाँ आ गया, जिसकी वजह से यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब यहाँ पर H लगा हुआ है, यहाँ पर Cl लगा हुआ है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे और क्या होगा, ये कुछ इस तरह से ये बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा H और Cl, ठीक है। और यानी कि ये तीन स्ट्रक्चर, यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर पॉजिटिव, यानी कि यहाँ पर एक अपने पास अगर मैं इसका रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाना चाहूँ तो कुछ इस तरह से पॉजिटिव चार्ज घूमेगा। इसे सिग्मा कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, एरिनियम आयन बोलते हैं, और ठीक है, इसे स्टेबलाइज करता है हमारा रेजोनेंस। तो यहाँ पर मैं पॉजिटिव यानी कि ये चीज़ हमारी बन जाएगी। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज लगा के दिखा देती हूँ, यहाँ पर हो गया H
Cl, यानी कि ये तीन स्ट्रक्चर इस चीज़ को बहुत स्टेबल करवा रही हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये स्लोएस्ट स्टेप है और ये बहुत ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि इसे तीन जने स्टेबल करवा रही हैं। और जितना ज़्यादा स्टेबल होगा और ये वाला स्टेप क्या होगा, स्लोएस्ट होगा, इसलिए इस स्टेप को रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोलोगे। ये क्लोरेनियम आयन था, इसे एलिनियम आयन बोलते हैं, सिग्मा कम्प्लेक्स भी बोलते हैं। और इसको कौन स्टेबलाइज करता है, रेजोनेंस। अब यानी कि एक स्टेबल बन गया। अब देखिए ये बेंजीन बन गई और यहाँ पर क्या पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर H और Cl। अब थर्ड स्टेप क्या होगा, मैं यहाँ से बता देती हूँ। थर्ड स्टेप में क्या होगा, रिमूवल होगा प्रोटॉन का। क्या होगा, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन, यानी कि प्रोटॉन यानी H पॉजिटिव, यानी कि H अपने इलेक्ट्रॉन्स को इसी के पास छोड़कर चला जाएगा ताकि ये वाला चार्ज खत्म हो जाए। और यहाँ पर क्या बन जाएगा, इसे लेके कौन जाएगा, हमारा बेस कौन सा पड़ा हमारे पास, AlCl4 नेगेटिव, इसे ये इस H को ये ले जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और यहाँ पर आपके पास बन जाएगी क्लोरोबेंजीन, यानी कि ये यहाँ आ गया, इस तरह से क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन गया। और ध्यान दीजिएगा, अगर कोई एटम अपने सब्स्टिट्यूट हो, अपने इलेक्ट्रॉन्स को छोड़कर खुद निकल जाता है एज अ लिविंग ग्रुप, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफ्यूज, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज लेकर जा रहा है, इलेक्ट्रोफाइल बनकर जा रहा है, तो इसे इलेक्ट्रोफ्यूज बोलोगे क्योंकि अपने इलेक्ट्रॉन्स को यूज करके जा रहा है। ये इस हाइड्रोजन को अपने साथ ले जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरह से लगा लीजिए, AlCl4 नेगेटिव, AlCl4 नेगेटिव और H इसके साथ ही कंबाइन हो जाएगा, H पॉजिटिव आने से मिल जाएगा। ठीक है, और आप देखोगे AlCl3 एज इट इज आपको फाइनल प्रोडक्ट में मिलेगा और साथ में क्या मिलेगा, HCl यहाँ से। ठीक है, तो ये आपका था पूरा मैकेनिज्म, ये थी रिएक्शन। ठीक है, जिसे न्यूक्लियर हैलोजिनेशन रिएक्शन कहते हैं। ये मैंने दो एग्जांपल दे रखी हैं, जिसके हम फर्स्ट स्टेप क्या है, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। सबसे पहले आपका हैलोजन कैरियर आएगा जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने की वजह से इसकी पोलराइजेशन करेगा क्लोरीन की, जो आप हैलोजन मोलिक्यूल लेकर चलोगे, क्लोराइड मोलिक्यूल और Cl2। और ठीक है, और यहाँ से आपके क्लोरीनियम आयन की जनरेशन हो जाएगी जो कि इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा, और वो जाके अटैक करेगा हमारी बेंजीन रिंग के ऊपर, यानी अटैच हो जाएगा यहाँ से। इस तरह से आपने एरोस लगानी है, बहुत ध्यान से देखना है। जब ये इसके साथ अटैच होगा तो आपके पास ये कार्बोकेटाइन बनेगा, जिसे सिग्मा कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, और इसे एडिनियम आयन भी बोलते हैं। इसे कौन स्टेबलाइज करवाएगा, इसका रेजोनेंस, इसीलिए काफी स्टेबल है और इसीलिए रिएक्शन फॉरवर्ड इजीली हो जाएगी। और ये स्लोएस्ट स्टेप है, इसलिए डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। मुझे तीसरा स्टेप है, ये बहुत जल्दी से होगा, ये फास्टेस्ट स्टेप। ठीक है, और यहाँ पर एक प्रोटॉन निकल जाएगा और आपके पास क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर आपको मैकेनिज्म समझ में आ गया तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखो स्टूडेंट्स, अब हमने इसका मैकेनिज्म पढ़ लिया। अब हम बात करेंगे, अगर आपके पास मान लो आपने जब क्लोरोबेंजीन बना रहे हो, न्यूक्लियर हैलोजिनेशन कर रहे हो, और ये जो क्लोरीन लिया था ना, ये एक्सेस अमाउंट में ले लिया। ठीक है, और एक्सेस अमाउंट में लेने की वजह से आपके पास एक क्लोरोबेंजीन बन गया और एक्सेस में आपके पास क्लोरीन पड़ा था, तो ये आगे भी रिएक्शन प्रोसीड हो जाएगी। तो क्या होगा, अनहाइड्रस AlCl3 जो भी आपने एज ए कैटलिस्ट लिया हुआ था उसकी प्रेजेंस में उसी रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन होगी। आपके पास क्या बनेंगे, दो प्रोडक्ट्स बनेंगे। एक बनेगा, जैसे देखिए क्लोरीन, यहाँ क्लोरीन आ जाएगा ऑर्थो पोजीशन पर, और एक आ जाएगा आपका पैरा पोजीशन पर। ठीक है, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन मिल जाएगा। ये क्या है, आपका मेजर प्रोडक्ट होगा। आप जानते हो जो पैरा प्रोडक्ट्स होते हैं इनकी स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल होती है, ज़्यादा सिमेट्रिकल होने की वजह से ये ज़्यादा स्टेबल होती हैं, इसलिए ये मेजर पे बनेगा और ये बनेगा आपका माइनर। इसी तरह से आप ब्रोमीन का एग्जांपल दे सकते हो। मान लो आपने ब्रोमोबेंजीन बना रखा था और ब्रोमोबेंजीन के अंदर एक्सेस ऑफ ब्रोमीन होने की वजह से यहाँ एक्सेस जरूर लिखना है आपने। तो ये दिखाने के लिए कि रिएक्शन प्रोसीड इसलिए हो रही है, अनहाइड्रस वट एवर यू टेक FeCl3। ठीक है, FeCl3, तो रूम टेम्परेचर पर तो आपके पास क्या बन जाएगा, ब्रोमोबेंजीन, ऑर्थो पोजीशन पे आ जाएगा दूसरा, ऑर्थो डाइब्रोमोबेंजीन हो जाएगा। और आप इसी तरह से अगर पैरा पे लगाते हो, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे पैरा डाइक्लोरोबेंजीन हो गया था, यहाँ पे ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन हो गया था, और ये इसी तरह से ये भी मेजर हो रही है माइनर। और एक इम्पोर्टेंट बात, अगर आप लेके चलते हो टोल्यून, क्या लेकर चलते हो, टोल्यून। टोल्यून क्या होते हैं, यानी कि यहाँ पर लगेगी आपका CH3 ग्रुप, और आप जानते हो CH3 अल्काइल ग्रुप है। ये कैसे होते हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। और यहाँ पर मैंने डाल दिया Cl2, तो अनहाइड्रस AlCl3 में
टोल्यून में क्या बनेगा, टोल्यून तो भैया अपनी पोजीशन में ये जो CH3 लगा हुआ है, तो एक में क्या होगा, यहाँ पैरा पे आ जाएगा या एक में आ जाएगा क्लोर ऑर्थो पे। यहाँ पे मैंने क्लोरो ऑर्थो पे लगा दिया और यहाँ पे लगा दिया पैरा पे। और आपको ये भी पता है ये वाला कौन सा होगा, ज़्यादा स्टेबल होगा, इसलिए ज़्यादा मेजर प्रोडक्ट बनेगा और ये क्या बनेगा, माइनर। इसी तरह से आप इसका एग्जांपल ले सकते हो, ब्रोमो का भी ले सकते हो। अब बात करेंगे अब किसकी, हमने ये चौथे रिएक्शन में अगर आप Br2 लेते हैं तो यहाँ पर Cl की जगह क्या आ जाता, ब्रोमीन आ जाता। तो ये चारों रिएक्शन से आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप क्लोरोबेंजीन लेकर जाते हो, एक्सेस में Cl2 लेते हो, तो भी आपको दो प्रोडक्ट मिलेंगे, ऑर्थो एंड पैरा की फॉर्म में। और इसी तरह से अगर आप टोल्यून लेके चलते हो, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, इसलिए ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे डायरेक्टिंग होगी आपके हेलोजन एटम की। और मैं ये भी बताऊंगी कि आपको कौन कौन से ग्रुप्स हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं एज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग के लिए, और कौन या एक्टिवेटिंग ग्रुप के लिए, और कौन कौन से मेटा डायरेक्टिंग के लिए। ठीक है, तो अब हम इससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम बात करेंगे आयोडीन की, कि अगर हमने आयोडो बेंजीन बनाना है तो इस मेथड से बनेगा और कैसे बनाते हो आयोडीनेशन। आयोडीनेशन करवाने के लिए मान लीजिए मैंने ले ली बेंजीन, और बेंजीन के अंदर मान लिया मैंने डाल दिया आयोडीन और अनहाइड्रस AlCl3 और ले लिया रूम टेम्परेचर 310 to 320 केल्विन। ठीक है, अब बात करें अगर ये रिएक्शन कैसे होगी, तो आप देखोगे ये रिएक्शन क्या होगी, रिवर्सिबल होगी। रिवर्सिबल क्यों होगी, क्योंकि इसके अंदर आपके पास ऑब्वियसली बन जाएगा आयोडोबेंजीन और प्लस बनेगा HI। और आप जानते हो हमने पहले भी पढ़ा था जो HI है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, और ये रिड्यूसिंग एजेंट होने की वजह से इक्विलिब्रियम को फॉरवर्ड ले जाएगा, यानी कि रिएक्शन को बैकवर्ड ले जाएगा, सॉरी रिएक्शन हमारी बैकवर्ड चली जाएगी और आपके पास रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाएगी। इसीलिए आप डायरेक्टली इस मेथड को यूज़ नहीं कर सकते। इसीलिए अब हमारा मेन टारगेट कौन आ जाता है, कौन परेशान करता है, HI। हम कोशिश करेंगे हम HI को खत्म कर दें या दूर कर दें। तो आप इसके लिए क्या क्या लेके आ सकते हो, HGO मर्क्यूरिक ऑक्साइड, कंसनट्रेटेड HNO3 यूज़ कर सकते हो जो कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, आयोडिक एसिड यूज़ कर सकते हो, HiO3। ठीक है, ये आप यूज़ कर सकते हो इनमें से कोई भी। दीज आर द स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स विच विल रिएक्ट विद द स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट एंड विल मूव द डायरेक्शन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। आपकी जो रिएक्शन है विल मूव द डायरेक्शन इनटू फॉरवर्ड, यानी कि अब आप इसे इस तरह से लिख लीजिए कि अगर आपने ले लिया बेंजीन और आपने डाल दिया आयोडीन और यहाँ पर लिख लीजिए आप कंसनट्रेटेड HNO3, ठीक है, और यहाँ पे डालिए अनहाइड्रस AlCl3 वगैरह वगैरह और टेम्परेचर दे दीजिए, तो आपके पास करेक्टली आयोडोबेंजीन मिल जाएगा। ठीक है, और ठीक है क्योंकि HI को किसने रिमूव कर दिया, इसने। ठीक है, जैसे इसकी रिएक्शन क्या होगी 5HI, यहाँ से क्या बने थे जो HI बना था ये इसके साथ रिएक्शन करेगा, मैंने बैलेंसिंग करके बता रही हूँ आपको, HiO3 यहाँ पर HNO3 लिखा है, जैसे मैंने HiO3 ले लिया तो ठीक है क्या बनेगा आपके पास, अब कितने हो गए 3H2O और 3I, ये आपके पास निकल जाएगा। आगे स्टूडेंट समझ में, ये होगी आपकी आयोडोनेशन। ठीक है, आयोडीन वाले कंपाउंड्स की रिएक्शन अगर आपने आयोडोबेंजीन बनाना है तो। अब बात करें फ्लोरीनेशन की, तो आप जानते हो भाई फ्लोरीनेशन की जब आप बात करेंगे रिएक्शन लेकर चलेंगे तो रिएक्शन बहुत ही वायलेंट हो जाती है। इस रिएक्शन को करना बहुत रिस्की काम होता है, इसलिए हम ये वाला मेथड यूज नहीं करते। देन वी कांट प्रिपेयर द डायरेक्ट फ्लोरोबेंजीन फ्रॉम दिस मेथड बाय डायरेक्ट न्यूक्लियर हैलोजिनेशन। ठीक है, बाय यूजिंग दिस कंडीशन, बिकॉज जो रिएक्शन होती है बहुत वायलेंट नेचर की होती है और हम ऐसा रिस्क बिल्कुल भी नहीं ले सकते। ठीक है, तो ये वाली रिएक्शन होगी यहाँ तक। अब हम बात करेंगे कि ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स कौन से होते हैं जो आपकी इस हैलोजिनेशन को प्रमोट करेंगे, एक्टिवेट करेंगे या डीएक्टिवेट करेंगे उनकी। इससे पहले आप यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसी के साथ हम बात करेंगे कि आप अनहाइड्रस AlCl3 या इनकी जगह और कौन कौन से रिएजेंट यूज कर सकते हो एज ए कैटलिस्ट जिस रिएक्शन को फॉरवर्ड करवाने में आपकी हेल्प करेंगे। तो प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट, देन वी विल कंटिन्यू। आगे देखिए स्टूडेंट्स, अब बात करेंगे ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स कौन से होते हैं। तो मैंने आपको बताया था, मैं इसके बारे में डिस्कस करूँगी। तो ये देखिए जैसे अल्काइल ग्रुप हो गया, जैसे इथाइल हो गया, मिथाइल हो गया, ठीक है, थायोल्स हो गए हमारे SH वाले कंपाउंड, ठीक है, RSH वाले, ठीक है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स हो गया OH वाले, ठीक है, अमाइंस हो गया NH2 वाले ग्रुप। ये सारे कैसे आपके एक्टिवेटिंग ग्रुप्स हैं, यानी कि जो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग को प्रमोट करते हैं, एक्टिवेट करते हैं। ठीक है, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप कौन से होते हैं, ठीक है, वो होते हैं ये वाले ग्रुप्स। ठीक है, ये जो आपके सामने लिखे हुए हैं C+OH, ठीक है, ये वाले, ये कौन सा ग्रुप होता है, एस्टर वाला ग्रुप।
सॉरी वही कैसेट वाला ग्रुप, मान लो यहाँ पर आर लगा होगा, वही कैसेट वाला ग्रुप, ठीक है। अमाइड ग्रुप हो गया, तो ये सारे हो गए इन्हें डीएक्टिवेटिंग, यहाँ आएगा डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। या मेटा डायरेक्टिंग यानी कि ऑर्थो पैरा डायरेक्शन की बजाय मेटा डायरेक्टिंग को प्रमोट करेंगे, यानी यहाँ पर एक्टिवेट नहीं ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग नहीं होने देंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये थी न्यूक्लियर हेलोजिनेशन को करवाने के लिए ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग की बात। ये वैसे एक्स्ट्रा बात है, मैंने आपको एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता दी। अब हम बात करेंगे कि जब आप ये रिएक्शन कराओगे कौन कौन से न्यूक्लिक एसिड्स को यूज कर सकते हो, तो आप यूज कर सकते हो FeCl3 जो मैंने बता दिया, अनहाइड्रेट, ये दोनों अनहाइड्रेट्स लेंगे, ध्यान दीजिएगा। FeBr3 भी ले सकते हो, FeBr2 भी, AlBr2, ZnCl2, ZnBr2 और BF3, ये सारी चीज़ें आप ले सकते हो, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आज का हमारा लेक्चर यहाँ तक ही होगा और आगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आया हो, तो प्लीज़ इसे लाइक करें और ऐसे ही पढ़ते रहें, ठीक है। तो थैंक यू।